नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट में भारत के लिए बड़ा दिन था। समिट के दौरान 70 से ज्यादा देशों ने दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किए। यह डिक्लेरेशन कल जारी होगा। आज भारत अमेरिका की तरफ से बनाए गए पैक्स सिलिका अलायंस में भी शामिल हो गया। एआई समिट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की 16 बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ के साथ 1-to-1 मीटिंग की। टेक कंपनी डेल ने आज ही एआई इंडिया ब्लूप्रिंट जारी किया और आज ही बेंगलुरु की कंपनी ब्लू ने स्वदेशी एआई टूल लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने एआई के क्षेत्र में 7 एमओयू साइन किए। आज बड़े बड़े काम हुए, दुनिया में भारत का मान बढ़ा, लेकिन आज ही कांग्रेस ने एआई समिट पर एक काला दाग लगा दिया। पूरी प्लानिंग के साथ यूथ कांग्रेस के नेता समिट में घुसे, कपड़े उतारकर वहां प्रोटेस्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि रंग में भंग डालने वालों को वहां मौजूद आम लोगों ने ही पकड़ लिया, पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। प्रोटेस्ट करने वाले यूथ कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हो गए, लेकिन कांग्रेस की इस घटिया हरकत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। समिट में मौजूद टेक्नोक्रेट्स ने भी इसकी आलोचना की है और सवाल है, क्या यह सब कांग्रेस हाईकमान की इजाजत से हुआ? उनकी सहमति लेकर किया गया? क्या किसी वैश्विक मंच को सियासत का अड्डा बनाना सही होगा? क्या कांग्रेस नरेंद्र मोदी के विरोध में इतनी अंधी हो गई, उसे यह भी नहीं दिखता कि उसकी करतूत से देश की छवि पर क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस के इस कारनामे पर किस तरह के रिएक्शंस आए? बड़े बड़े नेताओं के अलावा समिट में पहुंचे नौजवानों ने इस पर क्या कहा और कांग्रेस ने अपने एक्शन को कैसे जस्टिफाई करने की कोशिश की, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको यूथ कांग्रेस के नेताओं की हरकत की तस्वीरें दिखा देता हूं। ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट का आज 5वां दिन था। दोपहर 12 बजे तक सब ठीक ठाक चल रहा था। 12 बजे के बाद 10-12 लोगों का एक ग्रुप भारत मंडपम में रेगुलर विजिटर की तरह घुस गया। इन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। ये एक्सपो की तरफ गए थे। क्यूआर कोड स्कैन करके ये लोग भारत मंडपम के हॉल नंबर 5 पे घुसे और इसके बाद अंदर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाई। तब तक किसी को इनके इरादों की भनक नहीं लगी। इसके बाद इन लोगों ने स्वेटर उतारे, शर्ट उतारी। शर्ट के अंदर इन लोगों ने एक टी शर्ट पहन रखी थी जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की फोटो थी। इस टी शर्ट को भी उतारकर इन लोगों ने हाथ में पकड़ लिया और मोदी के खिलाफ नारे लगाकर आगे बढ़ने लगे। क्योंकि वहां ज्यादातर विजिटर्स थे, कंपनियों के स्टॉल्स पर मौजूद लोग टेक्नोक्रेट्स थे, इसलिए थोड़ी देर तो किसी को समझ नहीं आया कि माजरा क्या है, हंगामा किस बात पर हो रहा है। थोड़ी देर की नाराजगी के बाद पता चला कि ये लोग यूथ कांग्रेस के हैं। इसके बाद वहां मौजूद आम लोगों को यूथ कांग्रेस के नेताओं की हरकत पर गुस्सा आया। विजिटर्स ने ही इन लोगों का विरोध किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया, पहले उनकी जमकर पिटाई की और फिर इन्हें हॉल से बाहर निकाल दिया। हालांकि लोगों के जबरदस्त रिस्पांस को देखते हुए आज सरकार ने ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया। आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसकी टाइमिंग भी एक्सटेंड की गई है। आज एआई समिट में कई बड़े ऐलान हुए। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इंडो पैसिफिक में एआई को बढ़ावा देने के लिए $200 मिलियन के एज पैकेज का ऐलान किया। भारत ने एआई समिट में अमेरिका की अगुवाई वाले अलायंस पैक्स सिलिका में शामिल होने का घोषणा की। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने एआई और डीप टेक स्टार्टअप कंपनियों के 16 सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। मोदी ने ग्लोबल कंपनियों के सीईओ से पूछा कि स्पेस साइंस और साइबर सिक्योरिटी के अलावा एग्रीकल्चर, डेयरी, एजुकेशन और हेल्थ जैसे आम लोगों की जिंदगी से जुड़े सेक्टर्स में एआई का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सकता है। प्रधानमंत्री ने इन टेक सीईओ से कहा कि वो एआई को ऐसे टूल डेवलप करने पर जोर दें जिनसे समाज के सबसे गरीब और कमजोर तबकों का भला हो सके। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। आज बजट पर चर्चा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला किया। क्योंकि चर्चा के दौरान विपक्ष ने बार बार पूछा था कि योगी उन कामों की लिस्ट बताएं जो उन्होंने किए हैं। कुछ नेताओं ने यह भी कहा था कि योगी खुद को हिंदुत्व का चेहरा बताते हैं, लेकिन उनके राज में ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है।
इसलिए योगी ने पहले उपलब्धियां गिनवाई और फिर सियासी बातों का भी जवाब दिया। योगी ने कहा, सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि यूपी में प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हो गई है। 2017 में उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 43,000 थी, जो बढ़कर 1,20,000 हो गई है। यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, मेट्रो का विस्तार हुआ है, हाईवेज बन रहे हैं और अब भविष्य एआई का है, इसलिए उनकी सरकार यूपी में एआई का बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। योगी ने यूपी के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों यानी इंस्ट्रक्टर्स की सैलरी बढ़ाने का भी ऐलान किया। अब बात बंगाल की राजनीति की। आज ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की पिटीशन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रोसेस को लेकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट को एसआईआर के प्रोसेस में मदद के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स की तैनाती करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रहे विवाद को अनफॉर्चुनेट ब्लेम गेम बताया। इस पर अफसोस जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब कुछ मौजूदा और रिटायर्ड जज इस काम में मदद करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से तैनात ये जुडिशियल ऑफिसर्स सिर्फ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट को दुरुस्त करने में मदद करेंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। इसके बावजूद जिस तरह राज्य सरकार एसआईआर प्रोसेस को लेकर असहयोग कर रही है, वो चिंता की बात है। अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की। शरद पवार के फिर से राज्यसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों की टेंशन को बढ़ा दे रही है। अगले महीने राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव होने, इनमें से महाराष्ट्र में 7 सीटें हैं। विधानसभा में संख्या के हिसाब से महायुति के 6 उम्मीदवार आराम से जीत जाएंगे, ये तय है। विपक्ष को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है। फिलहाल जो सदस्य रिटायर हो रहे हैं उसमें से 4 महाविकास अघाड़ी के हैं और इनमें शरद पवार भी शामिल हैं। लेकिन अब 1 ही सीट मिल सकती है, इसलिए कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी अपने उम्मीदवार उतारना चाहती हैं। कांग्रेस भी जोड़तोड़ कर रही है, लेकिन शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं को बता दिया कि वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि अब शरद पवार ने कहा है तो उनकी इच्छा पर सबको विचार करना पड़ेगा। वैसे कल राहुल गांधी भी महाराष्ट्र में होंगे। राहुल गांधी को डेफेमेशन के केस में कल भिवंडी की कोर्ट में पेश होना है। राहुल गांधी पर आरएसएस को लेकर गलत बयानी का आरोप है। इसी तरह के मामले में आज राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर की कोर्ट में पेश हुए। सुल्तानपुर में राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट करने के आरोप में मुकदमा चल रहा है। 2018 में कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह के बारे में कुछ बातें कही थी, जिसको लेकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने सुल्तानपुर में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस केस में कोर्ट ने राहुल गांधी को आज पेशी का आखिरी मौका दिया था, इसलिए राहुल गांधी तय वक्त पर अदालत में पेश हुए। कोर्ट में हाजिर होने के बाद उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेसलेस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। मुकदमे का सामना करने की बात कही, इसलिए अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। राहुल की कोर्ट में पेशी पर प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल और उनका परिवार पिछले कई साल से ऐसे झूठे केसेस का सामना कर रहा है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं क्योंकि वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देश के कई शहरों से कम्युनल टेंशन की खबर भी आई। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कई जगह हिंदू मुस्लिम टकराव हुआ। रात की बात यह रही कि हर जगह पुलिस ने सही वक्त पर सही एक्शन लिया। हालात बिगड़ते इससे पहले सिचुएशन को कंट्रोल किया। लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में इस वक्त भी तनाव है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, क्योंकि कल रात जिस तरह मंदिर में घुसकर हमला किया गया, उससे लोकल लोगों में काफी नाराजगी है। आज सुबह हिंदू संगठनों के लोग सड़कों पर निकले। जबलपुर के सिहोरा इलाके में प्रोटेस्ट हुआ। मंदिर में तोड़फोड़ और पथराव करने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग की गई। नाराज प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की। असल में कल रात जबलपुर के सिहोरा इलाके में मस्जिद से निकले लोगों ने मंदिर में पूजा के दौरान हमला किया। इस इलाके में मंदिर और मस्जिद आमने सामने हैं। कल रात दुर्गा मंदिर में आरती हो रही थी, भजन चल रहे थे। तभी मस्जिद से कुछ लोग मंदिर में आए और पुजारियों से कहा कि मस्जिद में तकरीर हो रही है,
भजन की आवाज से डिस्टरबेंस हो रहा है, इसलिए भजन बंद कर दो। मंदिर में मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया तो विवाद हो गया। मस्जिद से आए लोगों ने मंदिर में मौजूद एक शख्स को पहले पीटा और उसे खींचकर मंदिर से बाहर ले गए। जब हिंदुओं ने विरोध किया तो मस्जिद में मौजूद लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और उनकी दुकानें तोड़ी गई। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की फौज अपने ही मुल्क में एक्सपोज कैसे हो गई। आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज के उन जवानों का वीडियो जारी किया जो उसके कब्जे में है। असल में 31 जनवरी को बलूचिस्तान में बीएलए ने सेना के ठिकानों पर हमला किया था। इस हमले में दर्जनों फौजी मारे गए और 12 सैनिकों को बीएलए ने हॉस्टेज बना लिया था। हैरानी की बात है कि पाकिस्तानी फौज ने अपने फौजियों को पहचानने से ही इनकार कर दिया, कह दिया उसका कोई जवान या अफसर बीएलए के कब्जे में नहीं है। आज बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। फौजियों का एक वीडियो जारी किया। इसमें पाकिस्तानी सेना के जवान रो रो कर जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दूं, ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से आई है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए वो इलीगल थे। ट्रंप ने टैरिफ लगाकर अमेरिका के कानून को तोड़ा है। यूएस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट के पास मन मर्जी से टैरिफ लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह के ऑर्डर कानून के सरासर खिलाफ हैं।